आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, करंट डेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसका ये 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड पढ़ चुके हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, और ये तुम्हारे 12th फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैक बोर्ड का। तो इस पर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ रफ वर्क करेंगे, रफ से रिलेटेड करंट डेंसिटी को समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसके नोट्स पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि करंट डेंसिटी होता क्या है। तो करंट पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये देख लो कि मान लो हम यहाँ पर कुछ रफ वर्क कर रहे हैं जिसको समझने का प्रयास करोगे कि ये एक एरिया ऑफ क्रॉस एक कंडक्टर है, ठीक है। और इस कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए सेल से जुड़े हुए हैं, बैटरी से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कंडक्टर के अंदर भी क्रिएट होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। दैट्स वाई यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसकी डायरेक्शन वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इस डायरेक्शन पे मूव करता है। सपोज मान लो कि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम यहाँ कट करते हैं, और इस पोटेंशियल के कारण नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कुछ जो है यहाँ से ये क्रॉस करते हैं, ठीक है। ये जो क्रॉस करते हैं, मान लिया जाए कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है 10⁻³ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रॉस करते हैं जब हम लोग इस पर एक सेल लगाए हुए हैं, एक बैटरी लगा हुआ है। अगर हम बैटरी की संख्या बढ़ा दें, अगर हम 2 बैटरी कर देते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी संख्या में भी कुछ बढ़ जाता है। ऑफकोर्स बढ़ेगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करेंगे। इसी एरिया ऑफ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो इस एरिया से क्रॉस करते हैं, इसी को हम लोग करंट कहते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई कि करंट क्या होता है। हम लोग को ये भी पता है कि करंट के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों होते हैं इसके साथ, लेकिन फिर भी ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक स्केलर है। क्यों है? क्योंकि ये वेक्टर के एडिशन रूल्स का पालन नहीं करता, जिसमें ट्राइंगल्स के रूल्स भी हम लोग पढ़े थे। तो ये समझ में आ रहा है कि मान लो कि करंट के लिए अगर हम लोग बात करें कि ठीक है, यहाँ पे करंट का दो अलग अलग डायरेक्शन से अगर यहाँ पे ये थीटा एंगल से आकर मीट होता है, यहाँ पे मिलता है, मान लो थीटा के लिए कुछ भी हम मान रखते हैं, 2 एम्पियर और यहाँ 3 एम्पियर के करंट आके मिलते हैं, तो इस डायरेक्शन के जो रिजल्टेंट मान हो रहे हैं वो 5 एम्पियर हो रहे हैं, जबकि थीटा की जगह पर मान लो हम 30 डिग्री पुट करते हैं। लेकिन इसी अगर थीटा को अगर हम ऐसा करते हैं 90 डिग्री पर कन्वर्ट करते हैं, और अब 3 एम्पियर और 2 एम्पियर के मान अगर यहाँ पर आके मिलते हैं, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन पे भी हमको मान जो मिल रहा है वो 5 एम्पियर ही मिल रहा है। इसका ये मतलब समझ में आना चाहिए कि इस करंट के एडिशन से इस थीटा को कोई लेना देना नहीं है, यानी इसके एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन वेक्टर के एडिशन रूल्स पे हम लोग को पता था। वेक्टर के एडिशन रूल्स पे अगर हम लोग दो बात करें कि मान लो एक वेक्टर ए है इस डायरेक्शन पे और एक वेक्टर हमारा बी इस डायरेक्शन पे है, तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो इसके लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर जो सी बनता था, तो सी के लिए हम लोग जो डायरेक्शन का फार्मूला पता किए थे, a² + b² + 2ab cos थीटा, यानी ये थीटा इस दोनों के डिपेंडेंसी थी। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर ऐसा नहीं है। दैट्स वाई हम लोग ये कह सकते हैं कि करंट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। चलो, ये तो बातें हो गई करंट से रिलेटेड। अब आते हैं हम लोग एरिया पे। तो एरिया के लिए 2 कंपोनेंट समझने का प्रयास करोगे कि एरिया का बात करेंगे यानी ए, और हम एक बात करने वाले हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और एरिया को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो यहाँ ये एरिया जो है वो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं उसके ये परपेंडिकुलर होता है, यानी एरिया इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन एरिया वेक्टर क्या होता है? तो जो एरिया होते हैं उसके जो प्लेन होते हैं उसके परपेंडिकुलर टू द एरिया प्लेन, ठीक है। एरिया के जो प्लेन होंगे, जो सरफेस होंगे, उसके प्लेन पे जो डायरेक्शन क्रिएट होगा उसको हम लोग एरिया वेक्टर बोलेंगे। तो हमारे लिए ये एरिया वेक्टर हो गया। यानी कुल मिला के कहो तो एरिया वेक्टर जो होता है, यानी एरिया वेक्टर की अगर हम बात करें तो वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे 2 बातें क्लियर हो गई। एक तो हो गया एरिया वेक्टर और एक बात हो गई एरिया पे। तो एरिया जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हमारा एरिया का ये प्लेन इंडिकेट कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ ये जो एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर है। लेकिन एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर खुद अपने एरिया प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल हो गया तो ये हमारे पास निकल के आ गया कि जिसको कि हम लोग एरिया वेक्टर के फॉर्म में समझेंगे। अब एक चीज़ यहाँ देख लो कि करंट डेंसिटी क्या होता है। तो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी अगर हम बात करें तो ये पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। यानी जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारे
करंट डेंसिटी होगा, ठीक है। तो करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन ये वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम होगा, यानी तीनों दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन। चलो अब हम लोग बात करते हैं करंट डेंसिटी पे। तो अगर हम लोग करंट डेंसिटी को डिफाइन करना चाहें तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड as the current I is flowing through a conductor of area cross section A। यानी कुल मिला के अगर कहें तो करंट जो है अगर जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करता है, नंबर ऑफ करंट की जो हम बात करते हैं वही हमारे लिए डेंसिटी की बात होगी। जितना ज़्यादा करंट क्रॉस करेगा किसी भी एरिया से तो उतना अधिक हमारे पास एरिया करंट डेंसिटी होगा, ठीक है। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो एरिया होता है वो ऑल्सो इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग देखो यहाँ पे J इंटू ए की बात करें तो I इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो I इक्वल टू हम लोग J इंटू ए कह सकते हैं, ठीक है। अगर दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की बात करो तो सभी बच्चों को पता होगा तो ये हमारा कॉस थीटा बताता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एरिया वेक्टर की जो बात करें तो हम लोग इसको J इक्वल टू I बाई ए कॉस थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्म हो गया एरिया वेक्टर करंट डेंसिटी निकालने का। एक बात और ये जान लो कि करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और अगर हम इसको SI यूनिट पे भी बात कर लेते हैं तो SI यूनिट जो है, SI यूनिट क्या हो जाएगा हमारा बताओ। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, J इक्वल टू I बाई ए। तो I का हो गया क्या, एम्पियर, और ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है इसलिए मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया SI यूनिट ऑफ द करंट डेंसिटी। तो ये ध्यान रखोगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन हम लोग इसको एक और फॉर्म में समझने का प्रयास करते हैं। देखोगे यहाँ पे सभी बच्चे ठीक से, जैसे अभी जो हम लोग बात किए J इक्वल टू I बाई ए, ये बात किए, याद करो सभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच एक रिलेशन पढ़े थे। I इक्वल टू जो हमारे पास जो मान निकल के आया था वो NEA ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई एरिया, ठीक है। ये एरिया हमारे पास हो गया, ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो मान निकल गया NEVD, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्म हो गया करंट डेंसिटी का। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी फॉर्म पूछता है। एक और फॉर्म पे अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्म क्या था, तो स्मॉल ई कैपिटल E M इंटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम था हमारे पास। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो हमारे पास NE स्क्वायर बाई M टाउ इंटू ई, ये हमारा मान निकल गया। यानी अगर हम इस पे बात करें तो NE स्क्वायर टाउ और अगर M ये कांस्टेंट टर्म हो गया हमारा टोटल, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। तो ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो करंट डेंसिटी है उसके लिए एक हमारा फॉर्म निकल गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज़ यूनिफॉर्म ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन देन करंट में भी डिफाइन एज द I इक्वल टू J इंटू ए, ठीक है। तो ये भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का फॉर्म हो गया। एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है, उसके बाद एक ये फॉर्म हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे जितने भी फॉर्म है इसको सभी को एक ऑब्जेक्टिव कॉपी में, फार्मूला कॉपी में एक जगह रखोगे और ये काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता है। आई होप कि इसमें समझ में आया होगा सभी बच्चों को। लेकिन इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ओम्स लॉ को प्रूफ करेंगे, लेकिन हाँ ओम्स लॉ के लिमिटेशन और उसके फेलियर्स पे भी बात करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आई होप कि यहाँ तक तुम लोगों को सबको समझ में आया होगा। इसके बाद वाली वीडियो को हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक्स में समझेंगे। और एक खास बात, जो भी बच्चे अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए कर लोगे। इसमें 12th फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जैक बोर्ड के 12th एग्ज़ाम के लिए पूछा जाएगा वो सारा क्वेश्चन हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे। तो आई होप कि तुम लोग अगर अच्छे से समझ रहे होगे तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करोगे, तभी जाके हम लोग को इसमें आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट हो पाएंगे तुम्हारे लिए।